तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम अध्याय 1 का दूसरा प्रश्न सीखने वाले हैं, जो कि है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो केमिस्ट्री की टेंशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने खुद अपने हाथ से इस तरीके से नोट्स लिखे हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हर एक लैंग्वेज कैसे लिखना है, कहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद परीक्षा के समय में आपको क्विक रिवीजन भी इसी में से करवा दूंगा। और आप यदि साथ में नोट्स बना रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाना अच्छी आदत है जब आप कोई रिटन एग्ज़ाम देने वाले हो। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का क्या होता है कि आपको आखिरकार लिखना ही होता है, तो खुद के नोट्स होंगे तो आप परीक्षा से घबराओगे भी नहीं और यहाँ पे समझते भी चलोगे। तो इसके पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर चुके हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हो, इसकी मुख्य अवस्थाएं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और हम लोग कम समय में ज़्यादा कुछ सीख लेंगे, तो टाइम भी आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते जाएं। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि आपको कितने पेजेस की कॉपी लेना है और कैसे नोट्स बनाना है, कौन कौन कलर के पेन लेना है, और बेहतरीन नोट्स बनाना है अच्छी हैंड रिटन राइटिंग में। और मैंने तो नोट्स बना के ही रखे हुए हैं आपके लिए, तो ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट दे देता हूं, तो ये भी आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। या फिर मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जो है नोट्स आपको केमिस्ट्री के यही वाले नोट्स आपको पीडीएफ बना के, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पीडीएफ बना के वहाँ पे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण एवं उदाहरण। तो ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्यामिति के आधार पर ठोसों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है, पदार्थ के बारे में, जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। अब यदि हम पदार्थ की बात करें तो इसकी मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस, यानी कि सॉलिड। दूसरी अवस्था होती है द्रव, यानी कि लिक्विड। और तीसरी अवस्था होती है गैस, यानी कि गैस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जो हमारा अध्याय 1 है उसका नाम है ठोस अवस्था। तो अब हम ठोस को ही आगे एनालिसिस करेंगे और द्रव और गैस को यहीं पे छोड़ देंगे। तो अब ठोस के भी ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग ठोस को फोकस करेंगे। तो ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन ये दोनों जो हैं वो ज्यामिति के आधार पर हैं, ऐसा आपको समझना है। किसके आधार पर हैं? ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ लो कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर अमॉर्फस। तो अमॉर्फस भी बोलते हैं या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में नॉन जोड़ देंगे, NON, तो वो हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तो अब आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने पदार्थ पढ़ा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी, लेकिन अब हम फोकस करेंगे ठोस पर। ठोस होते हैं 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए।
मतलब हमें ये बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, इनकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, तो ये हमें समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक क्रिस्टलीय ठोस मैंने बना दिया, ये देखो, ये कोई मैंने एक शेप बनाया और ये क्रिस्टलीय ठोस का है। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिस्टलीय ठोसों को समझने के लिए हम और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कोई भी ठोस होता है, मान लो ये ठोस है, तो इसके अंदर ये ठोस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, इनसे मिलकर कोई भी ठोस बना होता है। ध्यान से समझना, कोई भी ठोस हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये देखो इस तरीके से। तो इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हाँ, इनको बोलते हैं अवयवी कण। तो इसमें ढेर सारे अवयवी कण हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये। इनके बीच में जो है दोनों अवयवी कणों के बीच में एक बल होता है जिसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। एक अवयवी कण है, फिर उसके पास दूसरा अवयवी कण है, तो दोनों के बीच में जो बल होगा उसे कहते हैं अंतरा आणविक बल। और ये बल जितना अधिक होगा अणु उतने पास पास होते हैं। तो हमें तो ये पता है कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो अवयवी कण कहलाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं और अक्रिस्टलीय में कैसे, इस आधार पर इनमें अंतर है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनमें अवयवी कण क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित या नियमित क्रम भी कह सकते हैं। नियमित मतलब रेगुलर, एक के बाद एक। देखो आप देख सकते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता है कि उसमें जो रचक कण होते हैं वो एक नियमित क्रम दर्शाते हैं। मतलब एक पैटर्न होता है इनमें, एक पैटर्न होगा एक के बाद एक। तो इनमें जो अवयवी कण हैं वो कैसे हैं, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो अवयवी कण हैं वो नियमित क्रम में कैसे हैं, व्यवस्थित हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे एक अवयवी कण यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो तीसरा इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए लेकिन यहाँ हो जाता है तो क्रम टूट जाता है। फिर चौथा यहाँ पे है तो पांचवा यहाँ पे हो जाता है, फिर छठवां यहाँ पे हो जाता है, फिर सातवां नीचे हो जाता है, फिर आठवां यहाँ पे हो जाता है। मतलब इनमें कोई क्रम नहीं होता है, कोई भी क्रम नहीं होता है। जैसे इसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये अनुशासन में है ये अवयवी कण, लेकिन ये कहीं भी कोई भी अवयवी कण हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इसे अक्रिस्टलीय। क्रिस्टल कब बनता है, जब एक के बाद एक के बाद एक अणु अच्छे नियमित क्रम में व्यवस्थित हो। इसमें क्या नियमित क्रम में व्यवस्थित आपको दिख रहे हैं? आंसर है नहीं। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक नियमित शब्द याद रखना, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और ऐसे ठोस, इसका उल्टा लिख देना, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण हैं, ये वाले कि ये वाले, बताओ कौन से आपको अच्छे व्यवस्थित लग रहे हैं? ये वाले ना, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस। आप देखो ये अवयवी कण एक के बाद एक के बाद एक के बाद कैसे एक क्रम में व्यवस्थित हैं। इसमें क्रम है क्या? नहीं है। दो रेगुलर हैं, फिर एक नीचे हो गया, इसको इसी के सीध में होना चाहिए था। तो ये नियमित क्रम में है, ये अनियमित क्रम में है।
तो ये नियमित क्रम में नहीं है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गए, ये अक्रिस्टलीय ठोस हो गए। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हीरा। हीरा एकदम क्रिस्टल होता है, ठीक है। और अक्रिस्टलीय का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा रबर। रबर ये है अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर कांच, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस ही है, ठीक है। तो अब इनके कुछ लक्षण होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई और एक उदाहरण आपको। अब हीरा तो आप सभी ने देखा ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये डायमंड है। अब ये डायमंड देखो हर जगह से बिल्कुल एकदम, इसके जो अणु है, इसके अंदर जो रचक कण है वो एकदम सेट है, और हीरा कार्बन कार्बन के अणुओं से मिलकर बना है, तो ये सहसंयोजी ठोस भी है, आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस में जो हम नमक खाते हैं ना, NaCl, वो भी क्रिस्टलीय ठोस है। खड़ा नमक आपने देखा होगा, क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इनकी लक्षण क्या है और आपको पता चलेगा, पहले हम देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। तो देखो, क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्या लिखी है कि ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आपको समझ में आ गया ना, अवयवी कण कैसे होते हैं, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो, एक के बाद एक के बाद एक अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित है ना, तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया। और अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देख लो, यहीं पे लिखी है नीचे, तो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण, ये देखो, ये क्या है, अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, ये नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। याद हो गया ना, तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है। अब बात करेंगे इनके लक्षण की। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ये देखो, इस तरीके से हमने लाइन खींच ली है। इस तरफ क्रिस्टलीय ठोस के लक्षण डिस्कस होंगे और इस तरफ अक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण। तो लक्षण नंबर पहला क्या होगा कि पहला तो यही होगा कि इनके अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका पहला लक्षण तो यही है कि इनके जो अवयवी कण हैं, तो इनके जो अवयवी कण हैं वो क्या है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि इनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें लिख देना नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का पहला लक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लक्षण तो आपको समझ में आ ही गया था, असल में ये डेफिनेशन है दोनों की। अब दूसरा जो लक्षण है वो आपको यहाँ पे देखना है। इनमें देखो, इनमें अगर हम बात करें तो एक अणु और दूसरे अणु के बीच में अंतराणविक बल है। यहाँ से इन दोनों के बीच में एक अंतराणविक बल है, और फिर इन दोनों के बीच में भी जो अंतराणविक बल है, फिर इन दोनों के बीच में अंतराणविक बल है। तो हर जगह जो बल है वो देखो आप, ये देखो आप, ये बीच वाला अगर आप एटम देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बीच वाला जो एटम है या कोई भी रचक अवयवी कण है, तो इसको कितने अवयवी कणों ने घेरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पर यहाँ पे भी बल लग रहा है, यहाँ पे भी बल लग रहा है, यहाँ पे भी बल लग रहा है, इसको इसने भी घेरा है तो यहाँ पे भी बल लग रहा है, इसको इसने भी घेरा है तो यहाँ पे भी बल लग रहा है, इसको इसने भी घेरा है तो यहाँ पे भी। तो सब जगह जो इस बीच वाला जो अवयवी कण है, इसको ये 6 जो अवयवी कण आपको दिख रहा है, इसने घेर के रखा है। तो ये जो बल है वो हर जगह कैसा रहेगा, समान है इतने एरिया में। अब इस वाले की बात करूँ तो इसको भी 6 ने घेर के रखा है, इसको भी 6 ने घेर के रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक अवयवी कण के आसपास समान अवयवी कण हैं। इसकी बाहर की संरचना में बस मत देखना, क्योंकि ये तो उसकी जो है ये अंतिम छोर होगा, तो ये स्ट्रक्चर में उसमें नहीं माना जाएगा, इसके और भी आगे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, अगर इसको आप कंसीडर करो, ये वाला जो अवयवी कण आपको दिख रहा है, तो इसको कितने एटम ने घेरा, ये पहला एटम या पहला अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा अवयवी कण, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, तो 6 है। तो यहाँ पे भी उतना ही बल होगा सेम जितना यहाँ पे है।
तो बल हर जगह कैसे हैं, समान है। यहाँ पे भी बलों का जो वितरण है, यहाँ पे जैसे बल हैं वहाँ पे यहाँ पे भी उतने ही बल हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मान लो कि 6 यहाँ पे न्यूटन 6 न्यूटन का बल है, तो यहाँ पे भी 6 न्यूटन का, यहाँ पे भी इसके आसपास भी 6 न्यूटन, इसके आसपास भी 6 न्यूटन। कहने का मतलब, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एक अणु को यहाँ पे देखो चार अवयवी कणों ने घेरा है, लेकिन इसको देखो 1 2 3 4 5 ने घेर लिया, 6 भी हो सकते हैं। इस एटम को देखो, इस अवयवी कण को देखो, इस अवयवी कण को कितने लोगों ने घेरा है, कितने अवयवी कणों ने घेरा है, एक ये घेर रहा है, एक ये घेर रहा है, एक ये और एक ये, है ना। लेकिन अब इसको देखो, इसको कितनों ने घेरा है, एक ये है, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बल हो गया, यहाँ पे कम बल है। मान लो यहाँ 4 ने घेरा तो 4 ही हो सकता है, यहाँ पे और ज़्यादा हो सकता है, मतलब ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे जो बल का वितरण है, यहाँ पे 4 ही न्यूटन हो गया बस मानने के लिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो बलों का वितरण यहाँ पे समान नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि नियमित क्रम नहीं है ना। नियमित क्रम नहीं है तो बलों का वितरण जो है वो समान नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक मतलब खाली जगह है, यहाँ पे कहीं खाली जगह नहीं है, तो यहाँ पे हर जगह बल जो हैं वो समान होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको जूम आउट कर लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में बलों का वितरण कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो हमने लिखा कि इनमें अंतरा आणविक बलों का वितरण जो है वो समान होता है। ये अंतरा आणविक बल हैं, तो हर जगह कैसे हैं, समान हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इनमें अंतरा आणविक बलों का वितरण असमान होता है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है कि बलों का वितरण समान है। देखो, इनको तोड़ने के लिए समान ऊर्जा चाहिए, एक निश्चित ऊर्जा। जैसे हमने इसका टेम्परेचर किया, इसको गर्म किया, इस क्रिस्टलीय ठोस को हमने गर्म किया, मान लो हमने 7 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म किया, ठीक है। तो ये जो बंध है ये नहीं टूटा, 2 रचक कणों के बीच में जो बंध है ये नहीं टूटा, ठीक है। हमने इसको 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ये अभी भी नहीं टूटा। हमने इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये बंध टूट गया, ये वाला बंध। जब ये वाला बंध टूटेगा तो क्या ये वाला नहीं टूटेगा? आंसर है ये भी टूटेगा, क्योंकि जितना बल यहाँ पे लग रहा था उतना ही बल यहाँ पे लग रहा है, उतना ही बल यहाँ पे लग रहा है, और उतना ही बल ये लास्ट वाले अभी कणों के मध्य भी है। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो अचानक से सारे बंध टूट जाएंगे, क्योंकि बल जो है हर जगह समान है। अभी अपन ने लिखा है ना कि इनमें अंतरा आणविक बलों का वितरण कैसा है, समान है। तो जैसे ही एक निश्चित गलनांक आएगा, वो सारे के सारे अणुओं के मध्य में जो बंध है, सारे के सारे अवयवी कणों के बीच में जो बंध है वो टूट जाएगा और ये पिघल जाएगा। इस तरीके से पिघलना मतलब गलनांक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हमने 20 डिग्री टेम्परेचर दिया तो 20 डिग्री में केवल ये वाले बंध टूटे, ये नहीं टूट पाए, क्योंकि इन्हें और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि बलों का वितरण समान है नहीं। इसमें मान लो 4 हैं बल, इसमें हैं 6 बल, है ना। तो इसमें 6 बल हैं, तो 20 डिग्री में 4 बल तो टूट गए, लेकिन 2 बल और बचे, यानी कि 6 बलों को टूटने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। तो फिर हमने 20 से टेम्परेचर बढ़ा दिया 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा दिया, तो ये 6 बल टूट गए, लेकिन ये वाला 7 बलों से घिरा है मान लो, तो फिर और हमें 25 डिग्री करना पड़ेगा। तो इसमें गलनांक निश्चित था कि 20 डिग्री पर सारे पिघल जाएंगे, सारे बंध टूट जाएंगे। इसमें गलनांक निश्चित है, लेकिन इसमें क्वथनांक गलनांक निश्चित नहीं है। एक ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें गलनांक निश्चित है, ये समझो, लेकिन इसमें जो है वो क्या है, गलनांक निश्चित नहीं है। इसमें हमें एक परास देनी पड़ेगी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये क्या होगा, ये पिघलेगा। तो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट बना लेते हैं। तो जब गलनांक निश्चित है तो क्वथनांक भी होगा, क्योंकि दोनों टेम्परेचर हैं। तो यहाँ पे हम क्वथनांक को साथ में लेंगे, गलनांक से हमने समझ लिया है।
तो हमने यहाँ पे लिखा कि इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित। निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि बलों का वितरण समान है, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचते ही ये सारे बंध टूट जाएंगे, क्योंकि सब सभी जगह समान है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो लिखेंगे इसका उल्टा। यहाँ पे लिखेंगे कि इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होते, बल्कि एक परास के रूप में होते हैं। नोट्स में लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, या ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, ऐसे ही लिख दें तो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका तीसरा लक्षण था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का। और देख लेते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो संपीड्य नहीं होते हैं, यानी कि असंपीड्य है। संपीड्य क्या कहलाता है? जैसे ये देखो, ये एक ठोस है, तो हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, अंदर की ओर नहीं दबेगा। इसको हम खूब दबाएं तो ये दबेगा ही नहीं। तो ये क्या है? ये है असंपीड्य। यानी संपीड्य मतलब क्या होता है? दबाना। ये दब ही नहीं रहा है, तो ये असंपीड्य है। अब दूसरी तरफ ये देखो, ये भी आपको सॉलिड लग रहा है, तो लेकिन जब हम इसको उठा के ऐसे दबाएंगे तो ये दब जाता है। ये देखो, ये दब जाता है, तो ये क्या है? ये संपीड्य है। तो क्रिस्टलीय ठोस दबते ही नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे होते हैं। देखो, ये खुरदुरी सतह है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ये चिकनी सतह है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो देखो, ये दबते नहीं हैं, इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं और ये संपीड्य होते हैं। देखो, समझ में आ रहा है ना? तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? तो ये संपीड्य होते हैं और ये संपीड्य। चलो, अब ये जो है, अगर क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले हथियार जैसे चाकू से काटते हैं, अगर इसको चाकू से जैसे काट देते हैं, तो इसकी जो बाहरी सतह है वो चिकनी होती है, एकदम ऐसी सपाट चिकनी होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो चिकनी सतह होती है वो कैसे होती है। ये वाला चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्रिस्टलीय ठोस है ये, इसको बाहर से चाकू से काट दिया गया है, तो देखो ये चिकनी सतह है, एकदम ऐसी नहीं है खुरदुरी। ये कहलाती खुरदुरी सतह। ये देखो आप, ये कैसी सतह है, मैं इस पर फोकस करता हूँ। ये देखो, ये कैसी सतह है? खुरदुरी सतह है ना? ये कैसी सतह है? खुरदुरी। लेकिन ये कहलाती है ऐसी चिकनी सतह है। ये कैसी कहलाती है? चिकनी सतह है। तो ये समझना होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस को यदि काटोगे तो उनकी सतह कैसी होती है? चिकनी सतह। तो यहाँ पे लिख देते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो इनकी सतह कैसी होती है? खुरदुरी सतह। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये चिकनी सतह और खुरदुरी सतह के बारे में हमने बात की है। अब छठवां जो इसका एक और है, विषम दैशिकता और समदैशिकता। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि दैशिकता क्या कहलाता है। दिशाओं में, तो दैशिकता का मतलब है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दिशाओं पर निर्भर करते हैं, जैसे अपवर्तनांक। जैसे मान लो ये क्रिस्टलीय ठोस है, तो यहाँ से देखने पर आपको कुछ नज़र आएगा, यहाँ से देखने पर कुछ नज़र आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण ले लेते हैं, NaCl। अलग से कागज में समझते हैं। ये देखो, तो हम यहाँ पे नमक का यदि हम क्रिस्टल बनाएं तो वो ऐसे रहेगा, Na+Cl-, Na+, ऐसे रहते हैं उस क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे अवयवी कण, Cl-, फिर यहाँ पे प्लस के नीचे माइनस बनाना है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ऐसे सब में होते हैं। तो ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा ठोस है? ये क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें जो है जो क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि ये नमक है, तो अगर हम इसमें दैशिकता देखें, मतलब दिशाओं पर जो गुण निर्भर करते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, ये दिशाओं पर निर्भर करते हैं। तो अगर हम एक डायरेक्शन चुनें, जैसे हमने एक डायरेक्शन चुनी कि हम इस डायरेक्शन में क्रिस्टल के अंदर देखते हैं, ये देखो, ये डायरेक्शन में हम क्रिस्टल के अंदर देख रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक तरफ यहाँ पे देखो Na+Cl-, Na+, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे Cl-, Na+, Cl-, Na+, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस हमें मिलता है अगर हम ऐसे देखें। और यही हम डायरेक्शन चेंज कर दें, हम इस यहाँ पे हमारी आँख है, ये समझो, यहाँ पे हमारी क्या है? आँख है, तो हम ऐसे देख रहे हैं। और यही डायरेक्शन हम चेंज करके अगर हम ऐसा देखने लगें तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें देखो नज़र आएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें नज़र क्या आ रहा है कि एक लाइन में प्लस 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 प्लस
इस तरफ माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे Na प्लस Na प्लस Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस है। तो कहने का मतलब है कि इसको जितने तरीके से देखोगे वो उतना ही नजर आएगा, उतना ही उसका तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो देखो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस तरफ भी आप देख सकते हैं इस तीर के। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक तरफ प्लस प्लस, एक तरफ माइनस माइनस। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर ये अलग अलग दिखता है। तो ये कैसा है? विषम दैशिक है। ये कैसा है? विषम दैशिक। तो इसमें अपवर्तनांक जैसे गुण अलग अलग दिशाओं में बदलते रहते हैं, तो ये विषम दैशिक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? समदैशिक। तो जो आकृष्टलीय ठोस होते हैं इनमें कहीं से देख लो भीड़ ही नजर आएगी। यहाँ से देखोगे तो आपको एक भीड़ नजर आएगी, यहाँ से देखोगे, देखो अलग अलग है ना ये। देखो आप यहाँ से देखोगे तो भी आप, जैसे भीड़ आपने देखी होगी, भीड़ आप किसी भी एंगल से देख लो आपको वही लगेगा कि ये भीड़ ही है। लेकिन आप किसी पंक्ति में लगे हुए लोगों को देखोगे तो सामने से देखोगे तो उनका सिर नजर आएगा, पीछे से देखोगे तो उनकी पीठ नजर आएगी, है ना। तो वो अलग अलग दिशाओं में, तो जो जितना निश्चित या नियमित क्रम में व्यवस्थित है उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर वो अलग अलग हमें नजर आएगा। लेकिन जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे आप मेले में देखते हो, तो आप कहीं से देखोगे, आप एक निश्चित एंगल से कहीं से भी देखो आपको लगेगा कि ये तितर बितर है, ये भीड़ है, ये कहीं भी कैसे भी घूम रहे हैं। तो ये इसमें हर जगह गुण कैसा होगा? समदैशिकता वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो है आकृष्टलीय ठोसों में क्या पाई जाती है? समदैशिकता पाई जाती है। ये हमने यहाँ पे, अब देखो इनमें क्या होता है कि हमें एक दीर्घ परासी व्यवस्था देखने को मिलती है। दीर्घ परासी मतलब बहुत लंबी लंबी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। दीर्घ परासी क्यों? क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे देखो, इसमें नियमित क्रम में व्यवस्थित है कि Na के बाद माइनस है, फिर प्लस के बाद माइनस है। तो हमें आगे का पता है कि अगर इसको जोड़ना चाहें तो ये प्लस बन जाएगा, फिर ये, तो ये एकदम अनुशासन में है। तो ये लंबी दूरी तक क्या हो सकती है? बनाई जा सकती हैं। तो एक बड़ी संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। बड़ी संरचना में प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक हमें अच्छे से जमे हुए हैं ये, तो ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं, है ना। तो इनकी क्या होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। क्यों होती है दीर्घ परासी व्यवस्था? क्योंकि इनमें जो रचक कण होते हैं एक निश्चित क्रम में और नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे Na प्लस के बाद Cl माइनस आएगा। जैसे ईंट होती है दीवार की, तो ईंट जो है एक के बाद एक सही क्रम में यदि हम जमाते जाएं तो लंबी बड़ी दीवार हम उसको ले सकते हैं। और यदि एक ईंट ऐसी रख दी, एक ईंट ऐसी रख दी, तो क्या लंबी बड़ी दीवार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो जितना निश्चित और नियमित होगा वो उतना ही लंबा जाएगा, उसकी व्यवस्था उतनी ही दीर्घ परासी होगी, लंबी व्यवस्था होगी। तो ये देखो ये जो है संरचना में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, दीर्घ परासी होती है। ये लघु परासी होते हैं क्योंकि ये तितर बितर ऐसे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उल्टे सीधे व्यवस्थित होते हैं, इसलिए जो हैं ये छोटी संरचना में सिमट के रह जाते हैं। तो इनकी जो है लघु परासी व्यवस्था होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये इनके सारे की सारी जो लक्षण हैं वो देखे हैं। अब नोट्स में थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि जो पढ़ा है वही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा कि ऐसे ठोस जिनमें उनके अवयवी कण एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि ये जो हैं कण एक के बाद एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण जैसे हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड ये नमक है, और सोडियम सल्फेट, आयोडीन, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इनके भी स्ट्रक्चर होते हैं जो अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लक्षण की बात करें तो हमने पहला लक्षण देखा कि अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो ये तो हमने डेफिनेशन से ही उठा लिया है। दूसरा है कि इनमें अंतराणविक बलों का वितरण कैसा होता है? समान होता है, तो ये हमने लक्षण में देखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें अंतराणविक बलों का वितरण जो होता है वो समान होता है। क्यों होता है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, और आकृष्टलीय ठोस में इसका उल्टा बस लिखते जाना है। इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बलों का वितरण समान होता है, तो एक निश्चित टेम्परेचर पर सारी चीज़ें जो सारे बंध हैं वो टूट जाते हैं क्योंकि वितरण सभी जगह समान होता है। ये ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ये ठोस वास्तविक होते हैं, जब दबाया नहीं जा सकता इसलिए रियल ठोस होते हैं। ये देख लो आप, इसको थोड़ा समझ लो, ये दबाया नहीं जा सकता इसको, इसलिए रियल ठोस है। लेकिन ये दिखने में ठोस है, लेकिन अगर इसको पकड़ के दबा दो तो ये ठोस नहीं लगता, तो ये संपीड्य है, इसलिए ये आभासी ठोस है। देखने में लग रहा है ठोस है लेकिन ये आभासी ठोस है।
ये रियल ठोस है, इसको कहीं भी ले जाओ ये दबेगा नहीं। तो ये समझ में आ जाता है। ये वास्तविक ठोस होते हैं यानी रियल सॉलिड होते हैं। तेज धार वाले औजार से काटने पर चिकनी या सपाट जो है सतह दर्शाते हैं, तो ये भी हमने समझा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकनी सतह, हमने इसको समझा हुआ है। इसके बाद ये विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए विषमदैशिकता, और ये इनकी व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ परासी होती है, मतलब लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि एक के बाद एक जो इनकी संरचना होती है वो देखिए इस तरीके से लंबे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्योंकि ये नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अक्रिस्टलीय में इसका उल्टा है कि ऐसे ठोस जिनमें उनके रचक कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, इन ठोसों में अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। ये देखो उसका उल्टा लिखते जाना है, बिल्कुल जैसा हमने इस तरफ समझा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखा है। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखो आप, ये पूरा एक पन्ने में है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको दिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादा छोटे अक्षर ना आपको दिखें। ये देखो आप यहाँ से लिखना, पूरा वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप पूरा नोट कर सकते हो। इसके बाद ये देख लो आप, ठीक है। ये अगर दिखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो बता देना, अगले वीडियो लेक्चर से नहीं होगा, ठीक है। ये देख लो आप, आक्रिस्टलीय ठोस पूरा नोट कर लेना नोट्स में, जैसा कि मैंने बताया था कॉपी पेन लेकर ही चलना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, अच्छे से समझते चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, ये भी देख लो, ये थोड़ा सा रह जाता नहीं तो ये भी आप नोट्स में लिखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये उसी का आधा हिस्सा है। आक्रिस्टलीय ठोस के लक्षण लिखे हैं ये 7वां और 8वां। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक ठोस, अच्छे से समझेंगे बिल्कुल चित्र के माध्यम से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे जो जितना संभव हो सकेगा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। कमेंट जरूर कर देना, थैंक यू।